एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग सीपीटी पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। 1000 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है वो ऑलरेडी ऐप पे अवेलेबल है। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ आप सभी को मेरे तरफ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के 50 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको दो तीन क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ का फादर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हुगो ग्रोटियस होगा। हुगो ग्रोटियस जो है उनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठें और साथ ही साथ आप लोग देखें कि आप लोग कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच बुक बाय केनिथ वॉल्ज इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ नियो रियलिज्म? आपको पता है जो केनिथ वॉल्ज है उनको फादर ऑफ नियो रियलिज्म कहते हैं, या नियो रियलिज्म को हम लोग जो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस करता है ना कि ह्यूमन नेचर पर ज्यादा फोकस करता है। जैसे मॉर्गन थाउ का आपका रियलिज्म था जो कि ह्यूमन नेचर पर ज्यादा फोकस किया करता था। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि किस बुक में इसके बारे में दिया हुआ है, तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बुक का नाम है, ध्यान में रखिएगा। मैन द स्टेट एंड वॉर जो है ये भी बुक आपका लिखा हुआ है केनेथ वॉल्ज के द्वारा ही। लेकिन इस बुक में आपका जो है न्यूरियलिज्म की थ्योरी नहीं, इसमें लेवल ऑफ एनालिसिस के बारे में बात किया गया है। तीन लेवल ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल। तो ये आपका जो लेवल ऑफ एनालिसिस है ये दिया हुआ है आपका ये बुक में, आपका मैन स्टेट एंड द वर्ल्ड। ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, ये बहुत फेमस बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैंस जे मॉर्गन था ने लिखा था। ध्यान में रखिएगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एचएसटी की थ्योरी किसने दी, हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। तो हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स देते हैं। जैसे किंडल बर्गर का भी आप लोग नाम ध्यान में रखिएगा। किंडल बर्गर भी हेजेमनिक स्टैट जो आपका स्टेबिलिटी थ्योरी है उसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा, सबसे पहली बार जो हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है वो रोबर्ट गिल्पिन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट रोबर्ट गिल्पिन जो है वो ग्लोबलाइजेशन में बिलीव नहीं करते। आपको पता होगा कि तीन अलग अलग आपके विचार हैं ग्लोबलाइजेशन को लेकर। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन उसको कहा जाता है। अगर आप लिखिएगा अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन वह पढ़ो तो ऐसे, वो वीडियो भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी किसने दिया था। अब अगेन, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किसने दिया था? तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ध्यान में रखिएगा कि जो इमैनुअल कांत है, इमैनुअल कांत का जो आइडिया है आपका परपेचुअल पीस, उससे इंस्पायर्ड है। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की अगर बात करें इंटरनेशनल रिलेशन में, तो माइकल डोवेल नाम के एक थिंकर हैं, वो बहुत फेमस है आपके इस थ्योरी के लिए। माइकल डोवेल का नाम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन माइकल डोवेल के अलावा भी अगर आप देखिएगा तो जो ब्रूस रूसेट है, इन्होंने भी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बारे में बात की है। तो ब्रूस रूसेट का आपको नाम ध्यान में रखना है। एलेक्जेंडर वेंट जो है कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं। हांस जे मॉर्गन था क्लासिकल रियलिस्ट हैं। और हेडली बुल जो है ये एनार्किकल सोसाइटी नाम का बुक लिखते हैं। ये इंग्लिश स्कूल से जुड़े हुए हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का ही एक पार्ट है, थ्योरी है। अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एसएसबी लेक्चरशिप एग्जामिनेशन की, या कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं, देखिए पॉलिटिकल साइंस में डिग्री होना और पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बाद में नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तमाम चीजें, तो आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके पढ़ो तो ऐसे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू इमैनुअल वॉलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? जो इमानुअल वॉलरस्टीन का जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, ये नियो मार्क्सिज्म का एक पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। इसमें कोर और पेरिफेरी के बारे में बात किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डेवलप्ड कंट्री है उनको कोर कंट्रीज कहा गया है। इसमें इनफैक्ट आपके तीन कंसिडरेशन लिए गए हैं। अगर आप सर्कल को बनाइएगा तो एक कोर हो गया, एक और अगर आप सर्कल बनाइएगा तो उसको सेमी पेरिफेरी कह सकते हैं, एक और सर्कल बनाओ तो उसको पेरिफेरी कहा जा सकता है। तो कोर में आपको डेवलप्ड कंट्री होंगे, जो सेमी पेरिफेरी है उसमें आपको डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है वो आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग पेरिफेरी की बात करें, बिल्कुल एकदम सर्किमफरेंस की बात करें, तो वहां आपको अफ्रीकन अनडेवलप्ड कंट्री देखने को मिलेंगे या अंडर डेवलप्ड कंट्री देखने को मिलेंगे, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन ये बुक किसने लिख रखा है, तो हांस जे मॉर्गन था वुड बी द करेक्ट आंसर, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके। अच्छा, जॉन बोल्टन के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जॉन बोल्टन के बारे में भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ओके।
ये भी आपके लिबरलिज्म से जुड़े हुए थिंकर हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। हेडली बुल के बारे में भी मैंने तुरंत आपको बता रखा है, इंग्लिश स्कूल से जुड़े हुए हैं। और केनिथ वर्ल्ड जो है नियो रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। ओके। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि आपका सबसे पहला जो पब्लिकेशन हुआ था पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस का, ये 1948 में हुआ था। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? अब ये अपने आप में ही बहुत लंबी थ्योरी है। सिक्योरिटी डायलेमा का सिंपल सा मतलब होता है कि इंसान अपने मन में जो है शक पैदा कर लेता है। अगर कोई इंसान अपने प्रोटेक्शन के लिए अगर रखा है बंदूक, तो मे बी सामने वाले इंसान को ऐसा लगे कि नहीं, वो मुझे जो है नुकसान पहुंचाने के लिए उस गन का इस्तेमाल करेगा। तो इसी को सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं। और सिक्योरिटी डायलेमा के कारण ही आपको देखने को मिलेगा कि आर्म्स रेस होता है। मतलब जो देश हैं आपस में बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशन को कलेक्ट करते रहते हैं। तो जॉन हर्ज ने इसकी थ्योरी दी थी, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, रोबोट कोहेन भी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की एक थ्योरी है, या इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी है, जो कि नियो लिबरलिज्म का पार्ट है, वहां से जुड़े हुए हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी मैंने तुरंत आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर वेंट जो है ये कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म का एक थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, उसी तरह से। तो वहां से जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं यूएस में पढ़ाता हूँ, इंडिया में पढ़ाता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर पेड बैचेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अपने तरफ से एफर्ट करके, क्योंकि उड़ीसा से बहुत प्यार, बहुत आदर सम्मान मिला है मुझे जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ। और आप लोगों का सीपीटी का एग्जामिनेशन मैं जानता हूँ 10 मई के दिन है। तो ये पीडीएफ भी इनफैक्ट मैं आपको अपलोड कर दूंगा अपने ऐप पे। आप एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन बने, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो एनार्किकल सोसाइटी जो है इंग्लिश स्कूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और मैं बार बार आपको बताते आया हूँ कि एनार्किकल सोसाइटी जो है ये आपका हेडली बुल का आपका बुक है। यही इंग्लिश स्कूल से जुड़े हुए हैं, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ पे जो आपके रोबर्ट कोहेन है और जोसेफ नाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी दी। तो इन्होंने कौन से बुक में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी दी है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ओके। तो ये भी बहुत आसान सा आंसर है, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। राइट, ये आपका इसका आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, जोसेफ नाई ने स्मार्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया है, सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी? बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी का सेंट्रल आइडिया क्या है, की आइडिया क्या है? तो बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी ये बात करती है कि कोई एक स्टेट जो है वो पूरी तरह से पावरफुल ना बन जाए, एक स्टेट बाकी सबको डोमिनेट ना करने लगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी तो आंसर हो नहीं सकता कि वन स्टेट शुड डोमिनेट अदर। ये तो बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पावर मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टेट, ताकि कोई एक कंट्री ऑल पावरफुल ना बने और दूसरे को अपने पपेट की तरह नचाने की कोशिश ना करे। आगे हम लोग चलते हैं। ऑफेंसिव रियलिज्म से कौन जुड़ा हुआ है? तो देखिए, एक तो डिफेंसिव रियलिज्म है, एक ऑफेंसिव रियलिज्म है। तो डिफेंसिव रियलिज्म से जुड़े हुए हैं केनिथ वर्ल्ड, जिसको भी याद रखिएगा, और जॉन मेरसाइमर जो है ये आपके ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बैरी बुजान जो है ये कोपनहेगन स्कूल से जुड़े हुए हैं, इसको ह्यूमन सिक्योरिटी स्कूल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 13 में। कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि सभी कंट्री जो है एक दूसरे के लिए तैयार खड़े होंगे, तैयार आपको देखने को मिलेंगे जब किसी एक देश पर हमला होगा। मान लीजिए किसी एक देश पर हमला हुआ, तो बाकी सभी के सभी देश जिस देश में गलती होगी उस देश पर चढ़ाई कर देंगे। ओके। तो दो कंट्री में हमला होगा तो दो कंट्री में से एक को अग्रेसर कह दिया जाएगा कि भाई गलती एक देश की है, और जिस देश में गलती देखने को मिलेगा उस देश पर सभी चढ़ाई करेंगे। ये कुल मिला के कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि ऑल नेशन अग्री टू डिफेंड ईच अदर। कलेक्टिव सिक्योरिटी के ही कॉन्सेप्ट पर जो है आपका यूनाइटेड नेशन आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो यूनाइटेड नेशन का प्रिकर्सर था, या फिर जो प्रिडिसेसर था, जिसको हम लोग लीग ऑफ नेशन कहते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बना था, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं। हु फर्स्ट फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ एनार्की इन इंटरनेशनल रिलेशन?
आइडिया ऑफ एनार्की इंटरनेशनल रिलेशन में किसने पहली बार इसके बारे में बात किया था, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से आंसर कर सकते हैं। तो आइडिया ऑफ एनार्की जो है ना, ये स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है कि स्ट्रक्चर में एनार्की होता है, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो देखिए इसमें आंसर अगर आप देखिएगा तो इमानुअल कांत तो नहीं ही होंगे, हांस जे मॉर्गन थाउ भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे एकदम अप्रोप्रिएट आंसर करना हो तो हम केनिथ वॉल्ज आंसर करेंगे, क्योंकि एनार्की का जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली आपका नियो रियलिज्म से जुड़ा हुआ है, ना कि क्लासिकल रियलिज्म से। क्लासिकल रियलिज्म में है ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अगर मुझे चुनना ही हो कि नियो और क्लासिकल में किस में से मुझे जाना है विथ आंसर, देन द नियो वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर अस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म? नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का सबसे मेन फोकस क्या है? तो देखिए नियो लिबरलिज्म जो है आपका, और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो ये जो स्पेशली नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, ये बात करता है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है आपका एनार्की को जो है कम करने में, ये बात किया जाता है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। इंग्लिश स्कूल के सबसे फेमस थिंकर कौन है? तो मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडली बुल इसके आंसर है, मैंने कम से कम आपको 10 बार बता दिया होगा अभी तक। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। सॉफ्ट पावर वर्ड किसने कॉइन किया? मैं बार बार बता रहा हूँ, सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, स्मार्ट पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो जो है जोसेफ नाई ने दिया, ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्या होता है? तो देखिए म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये होता है म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो जो दो न्यूक्लियर पावर होते हैं, अगर उन दोनों में लड़ाई होती है, तो अगर एक न्यूक्लियर पावर दूसरे पर हमला करता है तो दूसरे का भी बर्बाद होना तय है। तो इसी को हम लोग म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहते हैं। अ डॉक्ट्रिन वेयर द न्यूक्लियर वॉर इंश्योर द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ साइड, एक डॉक्ट्रिन है, एक प्रिंसिपल है, जो कहता है कि दोनों तरफ में जो है इक्वल हानि पहुंचेगी, इक्वल बर्बादी होगी अगर कुछ होता है इस तरह का। तो इसी को मैड की थ्योरी कहते हैं, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ओके, अब मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि परपेचुअल पीस की थ्योरी किसने दी है? इमैनुअल कांत ने दी है, ध्यान रखिएगा। हुगो ग्रोटियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। थॉमस हॉब्स भी एक रियलिस्ट है, ध्यान में रखिएगा। जॉन लॉक जो है वो लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं। सोवेर्निटी का क्या मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन में? सोवेर्निटी का मतलब होता है एक सुप्रीम अथॉरिटी विद इन अ टेरिटरी, मतलब एक सीमा में, एक टेरिटरी में एक ही अथॉरिटी होती है, जंगल का एक ही राजा होता है, एक ही शेर होता है। दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकते, दिस इज द सोवेर्निटी। डिपेंडेंस की थ्योरी क्या होती है? व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑल कंट्रीज डेवलप्ड एट द सेम पेस, नहीं, ये डिपेंडेंसी थ्योरी नहीं होती है। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ये आपका कोर और पेरिफेरी के आइडिया से जुड़ा हुआ है। डिपेंडेंसी थ्योरी को रिकार्डो ने सबसे पहली बार दिया था, उसके बाद एजी फ्रैंक ने दिया था, और डिपेंडेंसी थ्योरी पर ही और ज्यादा काम करके जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को डेवलप किया गया था, जो कि आपका इमानुअल वॉलरस्टीन ने दिया था। कोर पेरिफेरी वाला मॉडल, जिसमें मैंने सेमी पेरिफेरी भी आपको अभी बताया। ये सब चीजें मैं जो बोलता हूँ उसको वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए, कहीं एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब है डिपेंडेंसी थ्योरी का, जो आपका डेवलपिंग कंट्री है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। सस्ते में रॉ मटेरियल्स ले लिए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है, और फिर से उसको आपका डेवलपिंग कंट्री में ही बेचा जाता है। आगे चलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर, ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो एक बार हमने इसको आंसर कर रखा है, ब्रूस रसेट ही इसका आंसर होगा। डेमोक्रेटिक जो पीस थ्योरी है आपका, मैंने बताया कि माइकल डुवेल अगर ऑप्शन में हो तो उसको टिक करिएगा, अगर वो नहीं होंगे तो ब्रूस रुसेट मारिएगा। अगर माइकल डुवेल और ये दोनों नहीं दिखे आपको तो फिर इमैनुअल कांत आंसर करके आइएगा। ओके, तो डेमोक्रेटिक जो वर्ल्ड ऑर्डर की थ्योरी है, राइट, ये किसने दिया है? तो ब्रूस रुसेट ने ही दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस किसने डेवलप किया था? अभी हमने तुरंत इसके बारे में पढ़ा, रोबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने इसको दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करके रखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन? तो कंस्ट्रक्टिविज्म जैसे कि
जो है निकोलस ओनोफ ने दिया है, अलेक्जेंडर वेंट ने दिया है, मार्था फिनेमोर ने दिया है, बहुत सारे थिंकर हैं। अभी डिटेल में तो इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। इतना ध्यान रखिए कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की थ्योरी में, वह मानते हैं कि जो आइडियाज है, बिलीव है, आइडेंटिटीज है, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो आपका कल्चर है, जो नॉर्म्स है, जो वैल्यू है, दे आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू शेप द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इसको ध्यान में रखिएगा। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे वीडियो रिकमेंड होता है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, बिल्कुल एक भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता, इंटरेस्ट एकदम यूट्यूब में, क्योंकि इतना सारा काम में मैं अभी लाइक फंसा हुआ हूँ, पीएचडी चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं एक साथ। तो अभी आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ रात के 1:30 बज रहे हैं, और मैं रात के 1:30 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों के बाद आपका एग्जाम है। तो बस इसलिए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके तरफ से भी फुल सपोर्ट मिले मुझे, ताकि मुझे और मोटिवेशन हो, मैं और वीडियोस बना के जल्दी जल्दी 2-3 दिनों के अंदर मैं आपको अपलोड कर दूं, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू रियलिज्म? जो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया कौन सा है? तो रियलिज्म कहता है कि किसी भी कंट्री के लिए जो है पावर और नेशनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हांस जे मॉर्गन था के अगर आप 6 प्रिंसिपल्स को देखिएगा तो वहां भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी किसने दी है? तो देखिए सैमुअल पी हटिंगटन ने दी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाय द वे, ध्यान में रखिएगा। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये बुक किसने लिखा है? एंड ऑफ हिस्ट्री की थेसिस किसने लिखी है, किसने दी है? तो देखिए एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे थिंकर्स बात करते हैं, लेकिन सीपीईटी उतना डीप में आपसे नहीं पूछता। सीपीईटी बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ से क्वालिफाई कर रखा है, उत्कल में, रेवेन्सॉ में, और भी तमाम जो है यूनिवर्सिटी में जो सीयूटी पीजी बैच के स्टूडेंट्स थे, और बहुत सारे वहाँ के प्रोफेसर्स भी हमसे पढ़ चुके हैं नेट के एग्जामिनेशन के लिए पहले, और एसएसबी लेक्चरशिप के लिए। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एंड ऑफ हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे चिंतक हैं। हीगल जुड़े हुए हैं इससे, कार्ल मार्क्स जुड़े हुए हैं इससे, ये सब भी एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट जो एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की जा रही है, द लास्ट मैन, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके अगर आप जानते हैं। द करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस फुकुयामा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एंड ऑफ हिस्ट्री को एंड ऑफ आइडियोलॉजी से मत कंफ्यूज कीजिएगा। एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में डेनियल बेल और एसएम लिपसेट बात करते हैं। तो अगर एंड ऑफ आइडियोलॉजी की थ्योरी पूछी जाए तो वो आंसर करके आइएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां से तो मुझे नहीं लगता सीपीटी क्वेश्चन पूछेगा इतना डीप में जाके, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए बेटर है। यहाँ जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको लाया है, ये मे बी अगर बहुत ज्यादा अगर ऐसा हो कि एकदम सीपीटी डिटेल में चला गया, तब जाके ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, या क्वेश्चन नहीं पूछेगा फिर। जियो पॉलिटिक्स आपको पता है, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आज इंडिया की लोकेशन जहां है, अगर वहां नहीं होती, तो शायद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कुछ और होती। अगर इंडिया जो है एक आइलैंड नेशन रहता, तो जो आपका हेल्फोर्ड मैकेंडर है, तो जो मैकेंडर है यही, उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ जियो पॉलिटिक्स, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। हर्टलैंड थ्योरी किसने दी थी? अब हर्टलैंड थ्योरी बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी मैकेंडर ने ही दिया था, हर्टलैंड थ्योरी को, जिनके बारे में हमने ऊपर में पढ़ा। ओके, अब हर्टलैंड थ्योरी होता क्या है? तो हर्टलैंड थ्योरी का ऐसा मानना है, देखिए बहुत सारा थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सी पावर है, रिमलैंड थ्योरी है, या राइमलैंड थ्योरी इसको कहते हैं। तो कुल मिला के हार्टलैंड थ्योरी का ये मानना है ना कि जो ईस्टर्न यूरोप के इलाके को कब्जा करके रखेगा, जो रोमानिया का इलाका है, जो माल्डोवा का इलाका है, ये सब जो इलाके को जो है कब्जा करके रखेगा, जो आपका जो चेकोस्लोवाकिया पहले कंट्री हुआ करता था, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, तो जो ईस्टर्न यूरोप में कब्जा करके रखेगा उसी को हॉटलैंड कहा गया है। वो पूरे यूरोप पर और पूरे दुनिया पर रूल करेगा, ये चीज इस थ्योरी में कहा गया था। ये मैकेंडर ने ही इस थ्योरी को दिया था, ध्यान में रखिएगा। अब सी पावर थ्योरी किसने दी थी? तो सी पावर थ्योरी तो देखिए बड़ा फेमस है, कि जिसका सी पर कब्जा होगा, जो जो है नीले समुंदर पर जिसका राज होगा, वही पूरे दुनिया में राज करेगा। और आपको पता है कि जो ब्रिटिश अंपायर था उसका पूरे नीले समुंदर पर राज था, इसीलिए ब्रिटिश अंपायर का जो है सूरज कभी अस्त नहीं होता था, कभी डूबता नहीं था। सबसे महान एक तरह से आप देखिए तो अंपायर था एक टाइम में। तो इसके बारे में एल्फ्रेड महान बात करते हैं, तो एल्फ्रेड महान इस थ्योरी को देते हैं, थ्योरी ऑफ सी पावर, ध्यान में रखिएगा। अब मैन स्टेट एंड वॉर, ये बुक किसने लिखा था? तो मैंने आपको पहले बता रखा है, इसमें आपका थ्योरी ऑफ, देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए क्लास में ही याद कर लें जब भी वीडियो चल रहा है।
तो इसको फोकस करके एक जगह टेबल चेयर पर बैठ के इसको देखिए आराम से। ओके, तो मैंने अभी आपको तुरंत बता रखा कि केनिथ वॉल्ट इसमें जो है लेवल ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, 3 लेवल ऑफ एनालिसिस के बारे में केनिथ वॉल्ट बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप लोग आंसर कीजिए, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। मैं बस यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूँ। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स किसने लिखा? तो ये उसी व्यक्ति ने लिखा है जो कि आपका ऑफेंसिव रियलिज्म से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग पावर मैक्सिमाइजर कहते हैं, जो पावर पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। सीयूईटी पीजी 2025 में भी ये पावर मैक्सिमाइजर वाला क्वेश्चन आ चुका है, आंसर भी वही थे। एंड आंसर कौन होंगे? जॉन मेटसाइमर होंगे, राइट। जो कि नियो रियलिस्ट है, और नियो रियलिस्ट के दो टाइप हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। ये ऑफेंसिव रियलिस्ट है। आफ्टर हेजेमनी बुक किसने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको जानना ही जानना चाहिए। ओके, तो आफ्टर हेजेमनी बुक जो है रोबर्ट कोहेन के द्वारा लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन किसने लिखा? तो ये तो रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, हांजे मॉर्गन था ने लिखा है 1948 में, आप सबको मालूम ही होगा। सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसने लिखा? तो सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना, ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है। अब एकदम कॉमन सेंस लगाइए कि आखिर सोशल नॉर्म्स, जो सोशल नॉर्म्स हैं, जैसे में आपका ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, ये सब चीज पर कौन फोकस करता है? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फोकस करते हैं। तो भाई इस इन थिंकर्स में से कंस्ट्रक्टिविज्म से कौन जुड़ा हुआ है? इतना बार तो मैंने बता रखा अभी। तो अलेक्जेंडर वेंट इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है, राइट। हु ऑथर्ड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स? भाई ये बुक तो सबको पढ़ना रहता है। इनफैक्ट अगर आप जेएनयू ड्यू की तैयारी करेंगे या किसी भी चीज़ की, इनफैक्ट आप ड्यू में भी जाएंगे तो ये बुक पढ़ना रहता है। मैंने पूरा तो इसको नहीं पढ़ा, बट हाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका पढ़ा है। और मैंने अपने लेक्चर में खुद से ही सभी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया है। तो हमारे कोर्स में तो बाकी किसी बुक को पढ़ने का जरूरत पड़ता नहीं, कोर्स फॉलो करने से ही बहुत काफ़ी है। तो जॉन बेलिस और स्टीव स्मिथ का बुक है आपका, बहुत फेमस बुक है इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स के लिए। 20 ईयर क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, येज कार ने इसको लिखा है, ये भी रियलिज्म से जुड़े हुए थिंकर थे, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनार्किकल सोसाइटी किसने लिख रखा है? तो ये भी हेडली बुल ने लिख रखा है, ये रिपीट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये भी लगता है रिपीट हो रहा है। पावर एंड इंटरडिपेंडेंस बुक किसने लिख रखा है? तो जोसेफ नाई एंड रोबर्ट कोहेन ने लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। रिवीजन हमारा हो जाएगा सही तरीके से। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन इज रिटन बाय? मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सीपीटी में। ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे सब कुछ इंपॉर्टेंट थे, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सिंथिया वेबर इसका आंसर होगा, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आप इसको इग्नोर करें। ये बुक के बारे में हम लोग बात करते हैं, हु रोड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन? ये क्वेश्चन आ तो सकता है एग्जामिनेशन में, बट मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका आंसर ब्लैंटोन एंड किगले होगा। तो जो किगले और ब्लैंटोन है, इन्होंने इस बुक को लिखा था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कि नियो रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, ये बुक इसने लिख रखा है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट बुक। तो रोबर्ट कोहेन वाज इट्स एडिटर, इन्होंने ही एडिट किया था, बाकी बहुत लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था इस बुक में, राइट, ध्यान में रखिएगा। ये भी बुक मुझे नहीं लगता कि ये आ सकता है एग्जाम में। इसके पहले मैंने जो 35-40 तक क्वेश्चन बताया, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सीपीटी के लिए, उसमें से आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हु रोट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंड्यूरिंग कॉन्सेप्ट एंड कंटेम्प्ररी इशू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैक, जो आपका सिंडर है वो हो जाएगा, और कैरन मिंग्स्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो जैक सैंडर जो है स्ट्रैटेजिक कल्चर नाम के वर्ड को कॉइन करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। हु ऑथर्ड रीजन्स एंड पावर्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी? ये बुक किसने लिख रखा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बुक जिसने लिख रखा है, ये कोपनहेगन स्कूल से बिलोंग करते हैं। कोपनहेगन स्कूल का मानना है कि आज आपके लिए बॉर्डर सिक्योर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जनता को सिक्योर करना। आखिर देश का बॉर्डर तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए, नो डाउट अबाउट दैट, बट देश के बॉर्डर को हम लोग सुरक्षित रखते हैं अपने जनता के लिए। पर आज जो चीजें हैं ना, आज कोई देश बॉर्डर से ही हमला करेगा ये तय बात नहीं है। मे बी वो आपको जो है साइबर अटैक कर दे,
में भी कोई बीमारी फैला दे, बहुत सारी चीजें हैं। तो ह्यूमन सिक्योरिटी स्कूल जो है कहता है कि बॉर्डर सुरक्षित करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जनता को, अपने सिटीजन को सुरक्षित करना। जैप डी वाइल्ड, ओले वेबर, बैरी बुजान, ये सब थिंकर्स उससे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्होंने ये बुक लिख रखा है, रीजन्स एंड पावर, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। आगे हम लोग चलते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज रिटन बाय, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन किसने लिख रखा है? ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको बर्शिल ने लिख रखा है और एंड्रो लिंकलेटर ने लिख रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कहाँ पे है? बर्शिल और लिंकलेटर, ये ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ अलाइंसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रख लीजिएगा। ओके, तो ओरिजिन ऑफ अलाइंसेस जो बुक है, इसको स्टीफन वॉल्ट ने लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये तो आंसर हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। कॉपरेशन अंडर एनार्की, ये भी एक बुक है जो कि एडिट किया गया था। तो एडिट करने का क्या मतलब होता है ना, देखिए अगर आप कोई कोई बुक को देखिएगा तो हर एक चैप्टर का अलग अलग ऑथर्स आपको देखने को मिलेगा, और उस एक बुक को कंपाइल करके उसको छपवाता है, उसी को एडिट करना बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये भी बुक इंपॉर्टेंट है, कॉपरेशन अंडर एनार्की। तो इसको एक्सेल रोड ने लिख रखा था, रोबर्ट कोहेन ने साथ में मिलकर एडिट कर रखा था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान में रखना है। हु रोट इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल पावर एंड वेल्थ, क्वेश्चन नंबर 48। तो इसका आंसर होगा आपका फ्राइडन और लेक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडन एंड लेक इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हमको। ये तो बुक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेविएथन जो है ये रियलिज्म का एक कॉर्नर स्टोन माना जाता है। तो ये तो सबको जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर दीजिए कि लेविएथन किसने लिख रखा है। ये एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको बताना पड़े तो काफी दिक्कत की बात है। फिर रोड टू सफडम, ये भी आपको याद होना चाहिए कम से कम, रोड टू सफडम किसने लिखा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, मैं कमेंट को हार्ट दे दूंगा। तो इसी के साथ हम लोग 50 क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो गए। 175 क्वेश्चन, 175 पहले डिस्कस कर रखा था, 50 अभी हो गया, तो 225 क्वेश्चन हो गए। 75 क्वेश्चन और जल्दी डिस्कस कर लूंगा। प्लीज वीडियो को देखते के साथ ही लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो टाइम तो कम बचा है, लेकिन फिर भी आप रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए उसको खरीद सकते हैं। कूपन कोड के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप में। अभी मैं कुछ कूपन्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा परचेस करने के लिए, क्योंकि टाइम कम बचा है। ओके, और अगर आप अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सीयूटी पीजी के लिए, एसएसबी लेक्चरशिप के लिए, या फिर मास्टर्स में एनरोल करके यूजीसी नेट के लिए, मैं 3 बार खुद जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आप हमारे ऐप से कोर्सेज को खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से इतना सारा प्यार देने के लिए पढ़ो तो ऐसे को, और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। और अभी आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टेंशन चल रहे हैं, हमारे भारत को सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग 500, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये हम अपने देश को, अपने सरकार को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपने सैनिकों के लिए। और एकदम एक साथ मिलकर हमें रहना है, एकता के साथ रहना है। भारत माता की जय, जय भारत और जय जगन्नाथ। आप सभी को अपना ख्याल रखें और इंडियन आर्मी का साथ देते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीपीटी एग्जामिनेशन। बाय एवरीवन।